वेलकम टू केसीसी। अस्सलाम वालेकुम। आइए मेहमान, आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो फिजिक्स के रिलेटेड है। क्या आप लोगों को पता है फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता था? ये लक़ब किसी एक सर्टेन साइंटिस्ट को नहीं मिला था। न्यूटन, गैलीलियो, इन सब को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता था। और अगर आप इस खानदान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरी क्लासेस देखनी हो। जो टॉपिक हम लोग आज देख रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक दो चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स थे उसमें हम लोगों ने देखा था जब चार्ज रेस्ट पे था। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो तब जो कहलाती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो स्टैटिक से ही पता लग रहा है, हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मींस रुका हुआ और डायनामिक इन मोशन। तो जब हम लोगों ने चार्जेस को रेस्ट पे देखा था तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच कहलाती है। लेकिन अगर चार्ज इन मोशन है, चार्ज रुका हुआ नहीं है, तो देन इसकी भी फर्दर आगे दो टाइप्स होती हैं। फिर हमें ये देखना होता है क्या चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है या वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो देन हमारे पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। लेकिन अभी हमारा कंसर्न इसमें है। तो हमें पता लग गया करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि एक तो चार्ज मोशन में होगा, दूसरा वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। देन अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सबसे पहले एक वर्ड दिख रहा है इलेक्ट्रोडायनामिक। वी हैव टू लर्न अबाउट दिस कि हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक क्या चीज है। इलेक्ट्रोडायनामिक इलेक्ट्रोडायनामिक हमारे पास होता है। डायनामिक्स अभी हमें पता लग गया कि ये मोशन में है। अगर कोई भी चार्ज बॉडीज मोशन में है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक में आएगी। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें हम लोग और क्या क्या चीज देखते हैं, एक तो ये देख लिया, दूसरा हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं वो आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या किसी को आइडिया है कि ये कहाँ हो रहा होता है? अगर हम इसकी प्रैक्टिकल लाइफ देखें तो हमारे पास जो जनरेटर्स होते हैं, जो हमारे पास मोटर्स होते हैं, उन सब में ये वाला फिनोमिना हो रहा होता है। जनरेटर का बेसिक पर्पस क्या होता है? वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। बट हाउ? इसके लिए हमारे पास बेसिकली एक हॉर्सशू मैग्नेट लगा हुआ होता है जिसके अंदर एक कॉइल रोटेट कर रही होती है। ठीक है, इस कॉइल, जो ये कॉइल है, ये बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली मूव कर रही है इस मैग्नेट के बीच में। ठीक है, कंडक्टर कॉइल, आपने एक आर्मेचर का नाम सुना होगा। कंडक्टर कॉइल और कोर दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर। अच्छा, इसमें होगा क्या? जब ये इसके अंदर मूव कर रही होती है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है, और ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ये ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है? चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, इसमें मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं वो दिखाती हूँ कि किस तरह ये हो रहा होता है। ये ये प्रोसेस इसमें चल रहा होता है। आपके पास ये वाले मैग्नेट्स हैं, ये आपके पास कॉइल है जो इसके बीच में रोटेट हो रही है। इस कॉइल के रोटेट होने से क्या हो रहा है? आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ये ईएमएफ डिपेंड कर रहा है फ्लक्स के ऊपर। ये बेसिकली आपका जनरेटर का प्रोसेस हो रहा होता है। और ये सब, इसमें और भी बहुत ज्यादा है कि किस तरह हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वगैरह यूज करते हैं, ये हम फर्दर देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि हाउ द जनरेटर वर्क्स। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, ये जो जनरेटर है हमारे पास जो होती है, सबसे पहले हमारे पास आती है जनरेशन। फिर जो हमारे पास एक घरों में हमारी बिजली आ रही होती है, ये कैसे आ रही होती है? पहला प्रोसेस जनरेशन का हो रहता है, और जनरेशन विद द हेल्प ऑफ बहुत सारी चीजों से हो रही होती है। हमारे पास विंड टर्बाइंस होती हैं, डैम के थ्रू से हो रही होती है। ठीक है, देन वी आर हैविंग
ट्रांसमिशन लाइंस, ये ट्रांसमिशन लाइन उस जनरेशन से ट्रांसमिशन लाइन तक आता है और देन ट्रांसमिशन से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इसके बाद भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए होते हैं और फिर हमारे घरों में जितना वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होता है वो आ रहा होता है। ये भी हम देखेंगे कि ये सब कुछ किस तरह होता है, लेकिन अभी ये फिलहाल हमने जो चीजें देखनी है वो ये देखनी है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देख लिया कि इलेक्ट्रोडायनामिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, लेट वी सी। इलेक्ट्रिक करंट, हम लोगों ने बहुत जगह ये फॉर्मूला देखा है, डेल क्यू ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू डेल आई। ठीक है, कोई भी मेरे पास कंडक्टर है, इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, दिस इज बेसिकली अ करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपके पास करंट कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो चार्ज की क्या यूनिट होती है, कूलम, और टाइम मेजर किस में होता है, सेकंड। ठीक है, कूलम पर सेकंड, और ये इक्वल होता है एम्पियर के। ठीक है, अब हमने, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर 9 मैट्रिक में पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर। कैन एनीवन टेल मी कि वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर? सबसे पहले इसमें तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग डेफिनेशंस भूले हुए होंगे, अगर आप लोगों को ये नहीं आता तो आप लोगों ने किया ही क्या है लाइफ में, लेकिन कोई नहीं, मेरी वीडियो सुने आपको पता लग जाएगा। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वाइल वेक्टर हमारे पास वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होती है। अगर अब हम लोग करंट को देखें तो वो सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उसकी भाई डायरेक्शन भी हुई, उसका मैग्नेट भी हुआ, तो फिर तो वो वेक्टर होना चाहिए। बट नो, करंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। हाउ? अब हम ये देखेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी क्या है। जब आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आप लोगों ने पढ़े होंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हमारे पास क्या होता है, अगर लेट सपोज एक करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, एक करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, और यहाँ से हमें बताना है कि कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, और यहाँ पे एंगल है आपके पास 30 डिग्री। अगर इसके में वेक्टर ये क्वांटिटी होता तो इसकी एडिशन ऐसे होनी चाहिए थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक कंडीशन है जहाँ पे करंट यही है, यहाँ से 3 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, लेकिन इसका एंगल लेट सपोज कि वो 90 डिग्री है, या वो 45 डिग्री है, या वो 75 डिग्री है। ठीक है, तो इस केस में दोनों की वैल्यूज हमारे पास अलग आती है क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है ना, तो हमारे पास वैल्यू अलग आती है। लेकिन इन दोनों केस में जो यहाँ से करंट फ्लो होगा वो 5 एम्पियर होगा, तो ये आपके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता। दैट इज वाई इट इज स्केलर। बट इसकी तो भाई डायरेक्शन भी है, और हमने ये देखा है कि डायरेक्शन नहीं होती है स्केलर में, तो ये स्केलर है बट इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट्स बिलो में करके बताओगे कि डू यू नो अबाउट व्हाट इज अ टेंसर क्वांटिटी। बट ये वेक्टर भी नहीं है। अगर आपको स्केलर और वेक्टर में दिया जाता है तो आप क्या चूज करोगे, स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज हमने देख ली, हमने देख लिया करंट क्या होता है, वो उसका फॉर्मूला क्या है, हमने सारी चीजें ये देख ली। अब हम अपनी बुक की तरफ वापस आते हैं। हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स देख लिया और हमने ये सारा देख लिया। अब इसके बाद जो एक चीज है इसमें लिखी हुई, इट्स अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रहा, इट इज अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने इसको देखना है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, अगर आप लोगों को वो कहानी समझ आ गई तो समझो आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ आ गई। किसी को पता है कि क्या होता है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत
मजे से अगर आप लोग ये कहानी सुनोगे आपको बहुत इजीली समझ आएगी और आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अभी जो बातें मैं आपको बताने लगी हूँ वो नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास एक ये है कंडक्टर और हमने यहाँ पे एक लगाई है एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल हमने फील्ड इस पे अप्लाई की है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसकी मूवमेंट कैसे होती है, हमेशा जो नेगेटिव वाले होते हैं वो ऑपोजिट टू फील्ड जाते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं वो टूवर्ड्स द फील्ड मूव करते हैं। ये वाली चीज तो पता ही होगी, और अगर ये नहीं पता तो आज तक किया ही क्या जिंदगी में। तो बेसिकली हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो ऑपोजिट टू फील्ड मूव करेंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो टूवर्ड्स द फील्ड मूव करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जो ई इंड्यूस्ड होती है वो हमारे पास माइनस ई एक्सटर्नल होगी, ठीक है। एक की डायरेक्शन यू है, एक की डायरेक्शन यू है, तो जो ई नेट आ जाएगी वो आपके पास जीरो आ जाएगी, ठीक है। इसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है दोनों की मूवमेंट अलग है, एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ जा रहा है, तो आपस में इसका क्या हो जाएगा, ई नेट जीरो, ठीक है। और ये होता किसमें, किस केस में, जब आपके पास जो कंडक्टर है वो आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड, सिंगल, अकेला, ठीक है। ये हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर है। अब मुझे मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, हम लोगों ने ये कह दिया कि एक इस तरफ मूव कर रहा है एक इस तरफ मूव कर रहा है और इसकी आपके पास जीरो हो गई है, लेकिन आप लोग मुझे ये बात बताओगे क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसकी फील्ड तो जीरो हो गई है, बट आपके ख्याल से क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ई नेट इनसाइड तो जीरो है ना, जब ये जीरो है तो फिर तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये क्यों मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, ये मूव कर रहे हैं थर्मल एनर्जी की वजह से, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो हीट अब्सॉर्ब हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को तो ऐसे होता है कि इन्हें थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है ना, ये जिग 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 वो शुक्र करते हैं और वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उन्हें थोड़ी सी भी वो मिलेगी आपके पास, आप उन्हें एनर्जी मिलेगी तो उन्हें कुछ हो जाता है, वो अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू कर देता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही था कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो जो ई नेट इनसाइड होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने अगले केस में क्या किया कि मैंने उसके सब को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया कि मेरा जो भी कंडक्टर था उसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है? यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। वैसे ही मैंने फील्ड वगैरह अप्लाई की, यहाँ पे ऑपोजिट फील्ड की वजह से यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इस केस में क्या होगा कि जो बैटरी है ना वो इलेक्ट्रॉन को, ये जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन को करेगी कि वो चलते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो रुकेंगे नहीं, चार्ज हमेशा बहता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी ई इंड्यूस है, क्योंकि वो बह रहा है वो रुक नहीं रहा, पिछले केस में वो रुक गया था, इसमें ई इंड्यूस क्या हो जाएगी, डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। जब ये डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाएगा, ये आपको क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। समझ आई कहानी, सिंपल सी क्या थी, मैं एक दफा दोबारा कहानी बता देती हूँ, अब हमें पढ़नी तो पड़ेगी, हमारी मजबूरी है समझने के लिए। ये हमने नहीं बनाई है, ये पहले से ही बनी हुई है, अगर हम बनाते इतनी बोरिंग कहानी थोड़ी बनाते, हम तो कुछ इंटरेस्टिंग करते। खैर इसमें क्या हो रहा है, पिछले केस में बैटरी नहीं थी जिसकी वजह से चार्जेस यहाँ पे आके रुक जाते थे और हमारे पास ई जीरो हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे बैटरी की वजह से उसने उसे रुकने नहीं दिया, वो चलते रहे, और वो किस वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही थे। अब हम लोग अपनी दोबारा बुक देखते हैं। ये हम लोगों ने सारा देख लिया, अब इसके टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं ये रहा। अच्छा इसमें आपको ये चीज पता ही है कि आई किसके इक्वल होती है, क्यू ओवर टी के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चार्ज दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 2.4 एम्पियर,
ठीक है, आई गिवन है और क्यू गिवन है, टी निकल आएगा, टी को उधर ले जाओ, क्यू डिवाइडेड बाय आई कर दो, चार्ज भी है आई भी है, टी निकल आएगा। अच्छा, सिन बोर्ड बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, सिन बोर्ड में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप जब इसको अटेम्प्ट करते हो तो जिस तरह किया हुआ है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले डेटा बनाओगे, उसके बाद डेटा में आप लिख दोगे कि उसका करंट इतना है और उसका चार्ज इतना है, उसके बाद आप हेडिंग लगाओगे टू फाइंड की, ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, टाइम, ठीक है। फिर आपने अगली हेडिंग लगानी है सॉल्यूशन की, जिसमें आप उसका सारा सॉल्यूशन लिखोगे और एंड में आप डालोगे रिजल्ट, उसमें आप उसका रिजल्ट लिखोगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है और बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें तो हम लोगों ने देख लिया, इसके बाद जो होता है ओहम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बचपन से पढ़ते, बचपन से नहीं बल्कि आंख खोली तो देखा ओहम्स लॉ को। ओहम्स लॉ क्या है, लेट मी न्यू डॉक्यूमेंट कर लूं। हम्म, तो हमें देखना है ओहम्स अंकल ने क्या बात की थी। ओहम्स अंकल, न्यूटन, अगर ये हमारी लाइफ में नहीं होते तो मैं कभी कभार सोचती हूँ हमारी लाइफ कितनी इजी होती, जिंदगी में मजे ही मजे होते, ना पढ़ाई होती ना कुछ होती है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओहम्स लॉ ने क्या कहा था, लेट मी राइट द स्टेटमेंट, ऑल फिजिकल कंडीशंस अगर सेम हैं, अगर ऑल फिजिकल कंडीशन सेम है, लाइक ज्यादातर टेम्परेचर की बात ही आती है, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, तो फिर क्या होगा कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, ठीक है। इसने यही बात की थी जो हम लोग आज तक पढ़ते रहे हैं कि वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। फिर हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जो आपके पास आर होता है, और दिस इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ओहम्स अंकल ने हमें बताया था, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं और कुछ होते हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो ओहम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो आपके पास कहलाते हैं ओहमिक कंडक्टर, और जो फॉलो नहीं करेंगे वो आपके पास होंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर, सही। इसके बाद इसका हम एक ग्राफ भी देखते हैं जिसमें हमारे पास ये होता है, इस वाली साइड पे y एक्सिस पे डेल v और x एक्सिस पे डेल i, और ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो हमारे पास डेल v, अगर मैं ये करूं v इज इक्वल्स टू आई आर, और मैं v इक्वल्स टू आई आर ऐसे भी लिख सकती हूँ उसे, तो ये जो होता है ये हमारे पास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ही जा रहा है, चेंज होने से ना करंट इंक्रीज हो रहा है तो ना वोल्टेज पे फर्क आ रहा है, ना वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट पे फर्क आ रहा है, ये ऑलवेज कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा आपके पास कांस्टेंट रहेगी। अब अगर फॉर एग्जांपल ओहम्स लॉ के बारे में आपसे कोई सवाल पूछ लेते हैं तो आप इसका क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट, क्योंकि सिंध बोर्ड में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। फेडरल बोर्ड में ऐसा होता है कि आप एग्जैक्ट आंसर लिख दो, जो उसने रीजनिंग पूछी हुई है वो इनफ हो जाती है, लेकिन सिंध बोर्ड इज ऑल अबाउट, मैं यही बोलूंगी कि बोर्ड में ये नहीं होता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, बोर्ड हमेशा ये देखता है कि आप कितने स्मार्ट हो, आपने कितने स्मार्टली वर्क किया है। तो हमें एक तो कॉन्सेप्ट बिठाना भी हमारा है काम, लेकिन दूसरा है कि हमें स्मार्टली कैसे एक्ट करना है, हमें मार्क्स कैसे लाने हैं, हमें एग्जामिनर को ये कैसे बताना है कि हमें आता है, हमें बहुत अच्छा आता है, ये कैसे बताना है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने ओहम्स लॉ आपसे पूछा है, एक बच्चा है वो सिर्फ लिख रहा है कि उसने स्टेटमेंट्स लिख दी कि डेल वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल आई के, और पहले उसने इंग्लिश में लिख दिया फिर मैथमेटिकली लिख दिया, और एक बच्चा है जो कर रहा है, डाल रहा है स्टेटमेंट जिसमें वो लिख रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फिर वो लिखता है मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। फिर वो उसकी डेरिवेशन करके बताता है, डेल v इज इक्वल्स टू आई, v इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। वो इस तरह करके बताता है, फिर बताता है कि r आपके पास कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस है, वॉट एवर। फिर वो बताता है ग्राफ, वो ग्राफ शो करता है, ठीक है। फिर वो बताता है, हेडिंग डालता है कि
जो आपके पास कंडक्टर्स है ओबे ओहम्स लॉ, वो क्या कहलाते हैं उसके बारे में बताता है। तो किसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जिसने इस तरह करके पेपर अटेम्प्ट किया है या जिसने इस तरह करके पेपर अटेम्प्ट किया है। ऑब्वियसली मैं अगर एग्जामिनर हूँ, मैं देख रही हूँ उसने मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिखना है, उसे ये भी लिखा है और ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, और ये सिर्फ डायरेक्ट वो एक लाइन में उसने ब्लू पेन से लिख दिया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं तो इसी वाले को ज्यादा मार्क्स दूंगी। मेरे भी जहन में यही आएगा कि इस वाले को ज्यादा आता है। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है कि हम लोग किस तरह अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ओहम्स लॉ वगैरह एग्जाम में आता है, इसलिए इसको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फर्दर इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बाकी और इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अल्लाह हाफिज।